नमस्कार दर्शकों, समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम किसी अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। आज हमारा विषय है हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र विविध संदर्भ। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर एनएस बिष्ट। मैं आपका परिचय करवा दूं अपने विशेषज्ञ से। प्रोफेसर एनएस बिष्ट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में 3 दशकों से भी अधिक समय तक अध्यापन कार्य, शोध कार्य कर चुके हैं। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिस विषय पर आज हम उनके साथ बात करेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 प्रोफेसर एनएस बिष्ट और उनकी टीम की अगुवाई में ही संभव हो पाया है। प्रोफेसर साहब, आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर अजय। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य जो क्षेत्र है वो अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दर्शकों, आप मेरे साथ इस बात से ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे। मुझे एक कहावत याद आ रही है। अक्सर हम कहते हैं कि जान है तो जहान है। एक और कहावत मेरे जहन में आ रही है जब हम कहते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन होता है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो धन का भी कोई महत्व नहीं रहता। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल की वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि प्रोफेसर साहब का एक लंबा शोध स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। जैसा मैंने पहले कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं। तो प्रोफेसर साहब, पहले मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है क्या दरअसल? डॉक्टर अजय, जैसे आपने बोला कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम होता है जी, वो पूरे देश के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। बहुत सारी हमारी रिपोर्ट्स बनती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है, तो उसमें एक चीज़ जो सबसे उभर के आती है कि स्वास्थ्य के बारे में डाटा। जी। और न सिर्फ हमें पूरे भारत का डाटा चाहिए, हमें हर स्टेट का डाटा चाहिए होता है। जी। तो इसके लिए जैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है हर 10 साल के बाद, उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सोचा कि हर 5 साल बाद हम भारत के हर स्टेट के लिए एक हेल्थ सर्वे करवाएं, जिसको नाम दिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। जी। और पहला सर्वे जो किया गया वो 1991-92 में किया गया। जी। जब ये सर्वे किया गया और जब इसका डाटा आया तो सबको लगा कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि हमारा राज्य दूसरे राज्य के हिसाब से कहाँ पे है। जी, बिल्कुल। और इस सर्वे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जी। जो हमारे स्वास्थ्य की रीढ़ है, जो उसका मूल्य मंत्र है, उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। जी हाँ, तो पहला सवाल प्रोफेसर साहब हम आपसे यही करना चाहेंगे कि अगर हम हिमाचल की दृष्टि से देखें तो हिमाचल में जो जननी स्वास्थ्य है या मातृ स्वास्थ्य है वो कैसा है? डॉक्टर अजय, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हिमाचल के सोशल इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं। जी। जिसमें स्वास्थ्य आता है, एजुकेशन आती है, वेलबींग आता है। जी। तो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। पर ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है अलग अलग राउंड्स का, जी। उससे हमें एक मौका मिलता है कि हम अपनी अचीवमेंट्स को जज कर सकें। बिल्कुल। कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में हम कहाँ पे थे जी। और 5 में कहाँ पहुँच चुके पहुंचे हैं। तो जी। ये कंपैरिजन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो पीएससीज में है, सब सेंटर में है, सीएससीज में है, मेडिकल कॉलेजेस में है, या स्वास्थ्य की नीति निर्धारण कर रहे हैं, उनको भी अपने को जज करने का एक मौका मिलता है। तो उस हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा कि जननी स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ है। बिल्कुल। तो जननी स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एंटीनेटल चेकअप्स। जी। एंटीनेटल चेकअप्स मतलब प्रेगनेंसी से पहले मदर्स का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। जी। और WHO की गाइडलाइन के हिसाब से ये मैंडेटरी किया है कि प्रसव से पहले माता की 4 बारी जांच होनी चाहिए। जी। पहले 3 बारी होना जरूरी था, पर अब उसको 4 बारी कर दिया कि 4 बारी जांच होना चाहिए। और उसमें उसके जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उसके स्वास्थ्य के, और जो गर्भ में शिशु पल रहा है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होनी चाहिए। जी। तो जैसे मैंने कहा कि हिमाचल की स्थिति काफ़ी अच्छी है और हर सर्वे में हम पहले से बेहतर कर रहे हैं।
पर फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। जी तो अगर मैं हिमाचल का आपको थोड़ा सा डाटा दूं तो जी, बिल्कुल। हिमाचल में एंटीनेटल चेकअप्स की स्थिति है, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं 70% ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स वो इस चेकअप के लिए जाती हैं। कि अगर 100 मदर हैं तो उसमें से 70 आपके चेकअप के लिए जाएंगी। और वो कहाँ चेकअप कराती हैं? जो हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल है, गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे वो जाती हैं। पर फिर भी कुछ मदर्स हैं जो नहीं जाती है और इसका परसेंटेज काफ़ी कम है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 11% है जो जिनको कहीं भी एंटीनेटल चेकअप नहीं मिला या वो गई नहीं है। जी। जैसे दूर दराज के एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ ऐसे होती हैं या सुविधा नहीं होती है, आने जाने की दिक्कत होती है, तो 11% ऐसी औरतें हैं जो अपना चेकअप नहीं करा सकी। बट 70% जो वेमेन हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे किया। और अगर सरकार की फैसिलिटीज़ नहीं है तो उन्होंने, अगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं तो वहाँ पे ANMs होती हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, उनसे भी वो अपना चेकअप कराती हैं। तो ये परसेंटेज 16% है। तो 70% ने डॉक्टर से चेकअप कराया, चिकित्सक से, और 16% ने जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ANMs है, नर्सेज है, उनसे करवाया, और 11% ऐसे हैं जिनको कोई भी चेकअप नहीं मिला। और ये 11% भी काफ़ी बड़ा प्रतिशत है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ध्यान दिया जाना है। हाँ, कि हिमाचल जैसी स्टेट में जहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, सरकार काफ़ी जागरूक है, लोग काफ़ी जागरूक हैं, वहाँ पे 11% एक बहुत ज़्यादा है। पर उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा देखें जी, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में बेहतर हो रहा है और कौन से में कम हो रहा है। जी। तो अगर हम पूरे हिमाचल का देखें तो उसमें 70% है, पर कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे सोलन में 88% लोग ANC चेकअप के लिए जा रहे हैं, शिमला में 85% है, और सिरमौर में 85% है। कौन से ज़िले हैं जहाँ कम है? या जहाँ पे कम है, कांगड़ा में सबसे कम है सरप्राइजिंगली 56%, और हमीरपुर में 59 है, कुल्लू में 60 है। और जबकि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये वो ज़िले हैं जहाँ जो दुर्गम नहीं है, दुर्गम भी नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ लिटरेसी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। कांगड़ा है, आपका हमीरपुर है, लिटरेसी लेवल ज़्यादा है, लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा है। तो अब ये नहीं समझ आया कि क्यों प्रसव से पहले जो औरतें हैं वो अपने चेकअप के लिए क्यों नहीं जा पाई। ये एक चिंता का विषय है जिसमें हमें ढूंढना चाहिए। और जबकि जैसे लाहौल स्पीति बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, चंबा दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे 66% और 63% वहाँ पे है। जी, जननी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं सर, तो अक्सर अखबारों के पन्नों में या हम अपने आसपास भी देखते हैं तो फीमेल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इसमें एनीमिया बहुत देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं वो एनीमिक रहती हैं। तो उस दृष्टि से क्या स्थिति है हिमाचल की? कितनी महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं, या हम कहें कि कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो एनीमिक होती हैं? इनफैक्ट ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि हिमाचल का पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है जी, और पावर्टी काफ़ी कम है हिमाचल में। पर जब हम एनीमिया की बात करते हैं तो वो लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है और वो कम नहीं हो रहा है, जबकि प्रोग्रेस के साथ साथ वो कम होना चाहिए था। जी। पर सरप्राइजिंगली वो कम नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा डाटा दूं तो NFHS 4 में हिमाचल में औरतों में एनीमिया था 54%, जो सिर्फ 1% कम हुआ NFHS 5 में, और वो 53% हो गया, तो जो काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स आधे से ज़्यादा आबादी औरतों की एनीमिक है। और उसमें 27% माइल्ड एनीमिक हैं, 24% मॉडरेट हैं, पर 1.8 मतलब 2% के आसपास उनमें काफ़ी सीवियर एनीमिया है। जी। तो अब ये एनीमिया बेसिकली तो इसको जज करते हैं हम हीमोग्लोबिन के हिसाब से करते हैं, और आयरन डेफिशिएंसी एक मेन रीज़न है इसका। पर उसके साथ और भी कई चीज़ें हैं, जैसे न्यूट्रिशनल लेवल, किस टाइप का न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, कोई किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, या कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है। ये भी कुछ एक कारण हैं जो एनीमिया को बढ़ाते हैं। तो ये एक सोच का विषय है जिसमें हम लोगों को, और मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल को कुछ स्टडीज़ करानी चाहिए और ढूंढना चाहिए कि ये जो हाई लेवल का एनीमिया है ये क्यों इतना ज़्यादा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि
अगर मैटरनल हेल्थ जो है वो बेहतर नहीं होगी तो जाहिर है कि हम शिशु स्वास्थ्य की अगर बात करें तो शिशु का स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा नहीं होगा। मैटरनल हेल्थ से अगला सवाल पे चलते हैं, तो हम अगर चाइल्ड हेल्थ की तरफ जाएं तो चाइल्ड हेल्थ के जो डेटा है वो कैसा है, या हिमाचल कहाँ वहाँ जो है स्टैंड करता है? डॉक्टर अजय, आपने बिल्कुल सवाल ठीक उठाया, पर उससे पहले मैं एक चीज़ जो बताना चाहूँगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत एम्फेसिस दिया पिछले 5-10 सालों से कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है या इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो इसलिए भी बढ़ती है कि बहुत सारी जो डिलीवरीज हैं वो घर में होती है और उनको प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो इसलिए एक नई स्कीम चली कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी होना चाहिए और हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, जी। है ना। तो क्योंकि अगर डिलीवरी हॉस्पिटल में होगी, पीएससी में होगी, तो बच्चे की भी केयर होगी, मदर की भी केयर होगी, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका भी सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल। तो इस केस में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा बताते हुए कि हिमाचल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में। और NFHS 4 का जब सर्वे हुआ था तो ये परसेंटेज 76% था कि 76% महिलाएं हॉस्पिटल में जाके डिलीवरीज कराती थी, और NFHS 5 में ये परसेंटेज 88% हो गया कि 100 में से कम 88% महिलाएं हॉस्पिटल में जाके अपना प्रसव करा रही हैं, और उसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो गया। अब इसमें से भी कुछ हमारे जो राज्य स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है। तो मैं उन डिस्ट्रिक्ट्स का आपको नाम बताना चाहूँगा। हमीरपुर में 98% डिलीवरीज हॉस्पिटल में हो रही हैं, शिमला में 92% हो रही हैं, बिलासपुर में भी 92% हो रही हैं। पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके कुछ और रीजन हो सकते हैं कि जैसे फाफलंग एरियाज़ हैं, मुश्किल एरियाज़ हैं, जैसे चंबा है वहाँ पे 72% है, किन्नौर में 83% है, और लाहौल स्पीति में 86% है। तो पहले के बनिस्बत काफ़ी लोगों को एनकरेजमेंट मिली, मोटिवेशन मिला कि हॉस्पिटल में जाके डिलीवरीज करें, पर फिर भी अभी थोड़ा बहुत कुछ करने की इन डिस्ट्रिक्ट्स में, खास करके चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में मुझे लगता है मेडिकल सेवाएं और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और गायनेकोलॉजिस्ट रखने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हैं, तो उस तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। जी, तो हमें एक बहुत अच्छी तस्वीर जो है हिमाचल प्रदेश की प्रोफेसर बिष्ट दे रहे हैं कि कुछ ज़िले जो हैं वो बेहतर कर रहे हैं और कुछ ज़िलों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी दरअसल यही रहता है कि डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एक तरह का इनपुट मिले और कहाँ पर बेहतर करने की ज़रूरत है, उन्हें इस तरह से कुछ दिशा जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दे सकें। मैं फिर से अपने सवाल पे आना चाहूँगा। मैटरनल हेल्थ के बाद हम बात करना चाहेंगे चाइल्ड हेल्थ की। चाइल्ड हेल्थ की अगर दृष्टि से हम देखें तो हिमाचल की स्थिति कैसी है? यह शिशु स्वास्थ्य भी नेशनल हेल्थ मिशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है जी, क्योंकि अगर आज स्वस्थ बच्चा होता है तो कल की जो युवा जनरेशन है वो भी स्वस्थ नागरिक होगा, है ना, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी। बिल्कुल, अगर स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी, तो इस लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर हमने बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है, उनको अच्छा स्वास्थ्य देना है, तो उसके लिए एक सीधा सा तरीका है कि हमको वैक्सीनेशन बच्चों की बढ़ानी है, टीकाकरण बढ़ाना है जी। और इसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हिमाचल गवर्नमेंट ने टीकाकरण पे एम्फेसिस दिया है कि बच्चे का टीकाकरण बहुत ज़रूरी है जी। तो जो 6 इम्पॉर्टेंट बीमारियों के बचाव के लिए जो टीकाकरण होता है वो आप समझिए कि 12 से लेके 23 मंथ, मतलब 2 साल के अंदर अंदर बच्चों को हो जाना चाहिए, है ना। और ये जो बीमारियाँ, इंपॉर्टेंट बीमारियाँ ये हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूनिस है, टेटनस है, पोलियो है, मीजल्स है। इससे रिलेटेड बच्चों का टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है, और BCG का भी टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम हिमाचल की स्थिति देखें तो 98% चिल्ड्रंस आर एटलीस्ट पार्शियली वैक्सीनेटेड। पार्शियली वैक्सीनेटेड मतलब कि उनको सारे टीके नहीं लगे पर मैक्सिमम टीके लग चुके हैं जी। और जो 98% बच्चे हैं उन्होंने BCG का इंजेक्शन भी लगा दिया है जी। तो हिमाचल में बच्चों का टीकाकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है,
हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, तो इसलिए टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी हमारी परफॉर्मेंस, अगर हम NFHS के 2 राउंड देखें, NFHS 4 और 5, तो हमने काफ़ी जंप किया है। NFHS 4 में 70% बच्चों का टीकाकरण हुआ था जो 12 महीने से लेकर 24 महीने तक के बच्चे थे, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये परसेंटेज ऑलमोस्ट 90% हो गया है। तो इसमें काफ़ी जंप हुआ है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट 100% हुआ है जी। मतलब 100% जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनका टीकाकरण हुआ है। और ये बताते हुए भी बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये 100% हुआ है। तो चंबा में 100% हुआ है, बिलासपुर में 100% हुआ है, शिमला में 97% हुआ है, पर कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे थोड़ा सा कम है, जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे हमीरपुर में 74% है, ऊना में 75% है, लाहौल स्पीति में 75% है। ये टीकाकरण की प्रक्रिया में सर मैं जानना चाहूँगा, ये आंगनबाड़ी केंद्र, इनका भी कोई भूमिका रहती है, या अन्य जो आशा वर्कर्स, इनकी भी कोई भूमिका रहती है? ये जो 100% कुछ ज़िले कर पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेसिकली आंगनवाड़ी जो है, जो ICDS प्रोग्राम के अंडर आती है जी। शायद वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसा कंट्री है जिसमें ICDS के अंदर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंडर मैक्सिमम पॉपुलेशन बच्चों की कवर होती है जी। ICDS प्रोग्राम के अंडर। और इसमें क्या है कि जो बच्चे 3 से 6 साल के बीच में हैं, उनका न्यूट्रिशन, उनका टीकाकरण, उसके अलावा जो माताएं गर्भवती हैं या दूध पिला रही हैं, और जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनका भी स्वास्थ्य का ख्याल ICDS प्रोग्राम के अंडर रखा जाता है। और ICDS की कड़ी है आंगनवाड़ी, और जो जगह जगह बनी हुई है जी, बिल्कुल, है ना। तो आंगनवाड़ी केंद्र कोशिश करता है कि जो 3 और 6 साल के बीच के बच्चे हैं, उनको आंगनवाड़ी केंद्र में लाएं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वहाँ पे दें, दिन में स्वास्थ्यवर्धक खाना दें। और आजकल तो फोर्टिफाइड खाना दिया जा रहा है जिसमें विटामिन ऑलरेडी डाल रखे हैं जी। और टीकाकरण के लिए भी जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। पर अब क्योंकि आशा वर्कर की अपॉइंटमेंट भी होगी, हिमाचल में आशा वर्कर भी हैं, तो आशा वर्कर अब ये सारा काम संभाल रही हैं, जबकि पहले आंगनवाड़ी वर्कर और सब सेंटर में जो हमारी ANMs थी वो ये काम कर रही हैं। तो मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि हिमाचल में जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो आशा वर्कर्स हैं, जो ANMs हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आपने चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात की। जाहिर है कि न्यूट्रिशन जितना बच्चे का अच्छा होगा उतना ही वो एक स्वस्थ युवा, स्वस्थ नागरिक जो है वो बनेगा। चाइल्ड न्यूट्रिशन की दृष्टि से क्या हिमाचल के जो शिशु हैं वो दूसरे राज्यों से बेहतर हैं, या वहाँ भी कुछ जगह पे हम पीछे रह रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जी। चाइल्ड न्यूट्रिशन में। जैसे मैंने कहा कि हालांकि हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉस्पेरिटी भी है, पॉवर्टी बहुत कम है जी। पर फिर भी जो न्यूट्रिशन की बात है, क्योंकि न्यूट्रिशन को हम रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चों की ग्रोथ से, कि बच्चों की ग्रोथ कैसी हो रही है, और उसमें आता है आपका स्टंटेड बच्चे, और उसमें आता है वेस्टेड बच्चे और अंडरवेट बच्चे। तो स्टंटेड बच्चों का मतलब है कि जिन बच्चों का जिनकी हाइट कम रह जाती है, एज तो उनकी ठीक है पर उसके हिसाब से उनकी एज कम होगी, जैसे बौने बच्चे पैदा होते हैं, मतलब हाइट कम रह जाती है। तो इस टाइप की परसेंटेज हमारे यहाँ 31% है, काफी कि 31% बच्चे उनकी हाइट, उनकी एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ी। और उसी तरह से जो वेस्टेड बच्चे हैं, वेस्टेड का मतलब है कि वो बच्चे बहुत पतले हैं एज कम्पेयर टू उनकी हाइट तो ठीक है पर उनका जो वेट उन्होंने पुटअप नहीं किया, उनका वेट, बॉडी वेट बहुत कम है, इसकी परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, 17%। और जो अंडरवेट बच्चे हैं, मतलब कि जिनका एज के हिसाब से वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा, जो लो वेट हैं, उनका परसेंटेज 26% है। तो तीनों ही दृष्टि से अगर हम देखें तो काफ़ी ध्यान देने वाली स्थिति है। अगर चाइल्ड न्यूट्रिशन की हम बात करें तो बैलेंस डाइट हम नहीं दे पा रहे हैं, न्यूट्रिशन जो है बच्चों का वो सही ढंग से नहीं हो रहा। हमने मैटरनल एनीमिया की बात की, चाइल्ड एनीमिया का भी कभी कभी जिक्र होता है कि कुछ बच्चे एनीमिक भी हैं, उस दृष्टि से हम कहाँ स्टैंड करते हैं? बिकॉज एक बड़ा अच्छा एक ये मेडिकल में फैक्ट है कि अगर मदर एनीमिक होगी जी तो बच्चे भी एनीमिक होंगे, मोर और लेस, ये इफेक्ट है। तो क्योंकि एनीमिया का परसेंटेज मदर में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से बच्चों में भी ये काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा डाटा दूं
तो NFHS 4 में 54% 54% बच्चे एनीमिक थे, जो बढ़ के 55% हो गया है। तो मतलब कम नहीं हुआ, 1% बढ़ गया है। और ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे हेल्थ प्लानर्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इस 55% बच्चों में से 24% बच्चे माइल्डली एनीमिक हैं, 27% मॉडरेटली हैं और 2% सीवियर एनीमिक हैं। जबकि देखने में ये लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, माता पिता का एजुकेशन लेवल बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे ज़्यादा एनीमिक हो रहे हैं। ये काफ़ी जिसे कहते हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे खान पान से रिलेटेड है, मदर का खान पान और बच्चे का खान पान। तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि जो हम ले रहे हैं क्या वो बैलेंस डाइट है कि नहीं है, न्यूट्रिटिव डाइट है कि नहीं है। अब आजकल हिमाचल में भी अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, और उसके साथ साथ बच्चे अब ये जो रेडीमेड फूड है या बच्चे जो दूसरी चीज़ें मार्केट्स में मिलती हैं, और मदर्स भी और बच्चे भी अब उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। मैं शिशु मृत्यु दर की तरफ भी जाना चाहूँगा। शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जी। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में और जो आगे कंट्री जा रहा है उसमें बच्चों की मृत्यु दर कम होनी चाहिए जी। मैटरनल मातृ मृत्यु दर भी कम होनी चाहिए और बच्चों की मृत्यु दर भी कम होनी चाहिए जी। तो उसमें खैर हम लोग पहले से हमने काफ़ी बेहतर किया है। जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक हुआ था 92-93 में, उस टाइम ये 56% बच्चों की, मतलब 1000 बच्चे अगर लाइव बर्थ होता था तो 56 बच्चे 56 बच्चे उसी टाइम उनकी डेथ हो जाती थी, जो कम होते होते अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 26 रह गया है। मतलब अगर 1000 लाइव बर्थ होते हैं तो उसमें से 26 बच्चे उनकी डेथ उसी टाइम हो जाती है। पर यहाँ पे भी ज़रूरत है कि हमें इसको और कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि केरल जैसी स्टेट में जो इंडिया में ही है उसमें ये परसेंटेज कम हो के 5 या 6 पर 1000 हो गई है। तो अगर केरल ये कर सकता है तो बाकी राज्य भी तो हम बाकी भी कर सकते हैं, और हम सोशल डेवलपमेंट में केरला के साथ हैं। तो अगर केरला इन्फेंट मोर्टेलिटी कम कर सकता है तो हिमाचल भी कर सकता है। जी। अब थोड़ा सा प्रोफेसर साहब, क्योंकि धीरे धीरे समय जो है कार्यक्रम का काफ़ी कम बचा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फर्टिलिटी प्रेफरेंस, क्योंकि आप NFHS 1 से लेकर आज तक का डेटा आपने देखा है, पढ़ा है, इस दिशा में आपने शोध किया है, क्या फर्टिलिटी प्रेफरेंस पेरेंट्स का चेंज हुआ है या उसमें भी अभी हम वही पुरानी सोच को पाले हुए हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो एक चीज़ है फर्टिलिटी प्रेफरेंस, जी, ये बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है। हम सब लोगों ने सुना है डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो, जी, कि जो 0 to 6 एज ग्रुप का है उसमें बालिकाओं का नंबर कम हो रहा है। जी। तो वो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे माता पिता की सोच है। जी बिल्कुल। और हिमाचल में हालांकि एजुकेशन लेवल बड़ा है, अवेयरनेस लेवल बड़ा है, पर उसके साथ भी कहीं ना कहीं वो सोच अभी भी है। जो हमारे दंपति हैं वो ये चाहते हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए, पर उस 2 बच्चे में एक बेटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों बेटे हो जाएं तो बहुत अच्छा है, पर अगर एक बेटा है तो अब तो वो 2 बच्चों पे रुकना चाहेंगे। जी। पर अगर दोनों बेटियां हैं तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनका बेटा हो। तो इस प्रेफरेंस का अगर मैं आपको डाटा दूं जो हमारे सर्वे में निकल के आया है, जी बिल्कुल, कि 96% जो महिलाएं हैं और 54% जो पुरुष हैं वो आइडियल फैमिली साइज 2 ही बताते हैं। जी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ आइडियल फैमिली साइज 2 होना चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। पर जब प्रेफरेंस की बात पूछी गई तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग, बच्चे के लिए, बेटे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट प्रेफरेंस है। तो 70% औरतों ने और 68% आदमियों ने कहा कि वो कम से कम एक लड़का होना चाहिए। जी। तो मतलब अभी भी कहीं ना कहीं ये प्रेफरेंस है। जी। और उसी तरह से कि औरतों में एक डिज़ायर होती है कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी। अगर उनके दोनों बेटियां हैं तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं। जी। वो चाहेंगी कि तीसरा बच्चा भी हो। पर अगर 2 बच्चों में एक बेटा है तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करती हैं, स्टेरिलाइजेशन भी करवा सकती हैं और चीज़ें भी करवा सकती हैं। तो ये सोच अभी भी कहीं ना कहीं है। अभी भी है कहीं ना कहीं।
जब हम स्वास्थ्य और विविध संदर्भ की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का कंसेप्ट है हिमाचल में, क्या लोग सजग हैं हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति? वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? कैसी स्थिति है? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस हिमाचल में है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और हिमाचल ने हिम केयर है और भी कई चीज़ें हैं। तो पर अभी परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। 37% के करीब फैमिली हाउस होल्ड्स का बीमा हुआ है, उसमें कम से कम एक मेंबर का बीमा हुआ है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बातों ही बातों में समय का पता नहीं चला। दर्शकों, आप मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे कि स्वास्थ्य से जुड़ी, जिसे कहते हैं कि एक पूरी तस्वीर प्रोफेसर बिष्ट ने हम सभी के सामने रखी कि हाँ, हम सोचते हैं कि हमारी आबो हवा बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो शायद हमारी एयर पोल्यूट नहीं है, हम सभी स्वस्थ हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य में अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। वो परिवार के स्तर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, समाज के स्तर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़िला और जिसे कहते हैं कि राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके स्तर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रोफेसर बिष्ट, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने एक समाज के सामने पूरी तस्वीर रखी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश जो है वो कहाँ ठहरता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और दर्शकों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप जी हिमाचल के साथ बने रहिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी किसी नए विषय और किसी नए विशेषज्ञ के साथ। प्रोफेसर बिष्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों।